अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। हुआ सो व्हाट इज़ डायबिटीज़ बेसिकली, और इसकी ये सारे हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे फर्दर। बेसिकली डायबिटीज़ बेसिकली होता है देयर इज बेसिकली रीअरेंजमेंट इन द ग्लूकोज लेवल्स एंड द बॉडीज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्लूकोज। सो बेसिकली इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन या ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले देख लें टाइप 1 बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, मे बी ऑटो इम्यून या इडियोपैथिक भी हो सकती है। टाइप 2 जो होता है वो इतनी उसका जो ऑनसेट होता है दैट इज़ वेरी स्लो, ठीक है, एंड इट्स विद और विदाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस। कुछ और भी स्पेसिफिक टाइप्स हैं, इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज ऑफ यंग, बीटा सेल डिसफंक्शनिंग और एक्सोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड ड्रग और केमिकल इंड्यूस्ड। फिर आती है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बेसिकली जनरलाइज अगर देखते हैं तो टाइप 1 जो होती है बेसिकली उसमें एक्सोजिनस इंसुलिन एक तो रिक्वायर होती है, और बेसिकली जो उसका मेन जो कॉज होता है वो होता है बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑन द बीटा सेल्स। और इसके अलावा इसका जो कॉज होता है वो कुछ हद तक जो है वो हेरिडिटी कॉज भी होता है, हेरिडिटरी कॉज भी होता है, और इट बेसिकली डेवलप्स इन यंगर पेशेंट्स, यंगर पर्सनस। और इसके अलावा जो है इसमें जो है वो पेशेंट मोस्टली ओवरवेट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दैट टाइप 2। और टाइप 2 में बेसिकली ये होता है कि इट इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, स्लोली डेवलप होती है इसकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसमें जो है हम विद द हेल्प ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को या प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसमें जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि एक तो ये 40 ईयर्स के अबव पेशेंट्स के अंदर डेवलप होती है, उन लोगों के अंदर, ठीक है, एंड इसके अलावा पेशेंट मोस्टली इस केस में ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं। दोनों की एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टेट डेवलप होती है। लाइक टाइप 1 के अंदर मोस्टली जो स्टेट एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में डेवलप होती है दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, इसको आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो टाइप 2 है इसके अंदर एक स्टेट डेवलप जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर और स्मॉलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है। तो ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो कि डेवलप होती है इन केस ऑफ टाइप 2। उसके बाद आती है गेस्टेशनल डायबिटीज। बेसिकली this diabetes occurs in pregnancy and its onset is usually in the second or third trimester. Basically it's due to that कि placental hormone reduced actions of insulin, ठीक है। इसके बाद आती है कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की। तो जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन उसमें ये है कि इट्स अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक स्टेट। इसमें 3 जो है फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, एसिडोसिस एंड कीटोसिस। और मोस्टली टाइप 1 पेशेंट्स में होती है। और इसकी जो मेन रीज़न होती है ना वो ये है कि इन केस कि अगर आपने इंसुलिन की डोज मिस करी है, जो एक्सोजिनस इंसुलिन आप ले रहे थे, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रामा एंड एक्यूट इन्फेक्शन। इसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, ये इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और इसमें ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो जाती है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस बेसिकली होती है कि जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं तो बॉडी क्या करती है कि ग्लूकोज को वाया द किडनी जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है, जिसकी वजह से तो क्या होता है कि पेशेंट के अंदर समटाइम्स या मोस्टली बल्कि डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो जिसको हम जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो हम उसको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है ताकि उसके आयंस जो हैं वो बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद है कि हाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर रेगुलेटेड। तो इसमें ये है कि इन केस कि अगर देर इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है इन द लिवर एंड ग्लूकोज इज रिलीज टू द ब्लड, तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। इन केस ऑफ हाई ग्लूकोज क्या होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं और सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को ब्लड से ले जाते हैं, ठीक है, टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड ब्लड शुगर बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। और फिर हार्मोनल रोल यही है कि हाई के केस में इंसुलिन रिलीज होती है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है, हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है। लो के केस में हार्मोन ग्लूकागॉन इज रिलीज एंड देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ठीक है जी। तो पॉलीडिप्सिया इज बेसिकली द इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है, प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है। एंड जो हमारे पॉलीफेजिया होती है वो दैट इज बेसिकली द इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है। और इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है, और इसके अलावा जो है वो फैटीग, प्रोटियोलाइसिस
एंड कुछ स्किन इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पॉलीडिप्सिया बेसिकली क्या है कि एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है जी। तो और इसके अलावा ये है पॉलीफेजिया। बेसिकली ये क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, देर इज़ आपको हंगर पैंग्स फील होते हैं, बहुत ज़्यादा भूख फील होती है। तो दिस आर द 3 पीस जो कि डेवलप होते हैं इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है। एंड पॉलीयूरिया इज बेसिकली जो है द बॉडी यूरिनेट्स मोर देन यूजुअल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट पैसेज और ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन। तो बेसिकली ये 3 पीस जो है वो डेवलप होते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज। एंड इसके बाद जो है वो ब्लड विजन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज, नाउजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, diabetic ketoacidosis, and sometimes there is shortness of breath too in case of type 1 diabetic patients. फिर ग्लाइकोसोयूरिया और चेस्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई की इन्फेक्शंस, और समटाइम्स जो होता है वो रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। और इसके अलावा जो है पेशेंट के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर भी किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली अब अगर देखा जाए क्लिनिकली, अगर देखा जाए तो बेसिकली ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं 70 से 110 इन केस ऑफ फास्टिंग, ठीक है। रैंडम जो होते हैं, पोस्ट पेरेंडियल जो होते हैं 120 से 140 तक होते हैं। पोस्ट पेरेंडियल मीन्स कि आफ्टर मील्स जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लिए जाते हैं तो वो बिटवीन 120 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है दैट ही और शी इज़ डायबिटिक, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कॉजेज़ बेसिकली इसमें जो है वो कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है वो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, पुअर डाइट, स्ट्रेस, एंड दे मे बी आ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है लाइक पेशेंट ओबीस है, वॉक नहीं है, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सिम्टम्स, ये कॉजेज हो सकते हैं ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इंसुलिन एंड रोल ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या है कि बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो बेसिकली इंसुलिन जो है दैट इज़ बेसिकली स्मॉल प्रोटीन, ठीक है। इट्स बेसिकली प्रो इंसुलिन, और जो कि गोल्जी ऑपरेटस में बीटा सेल्स के गोल्जी ऑपरेटस में रिलीज होती हैं, एंड देन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू इंसुलिन। जो इंसुलिन है ना वो इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई रिलीज होती है। उसमें एक मेन स्टिमुलाई जो है दैट इज़ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के लेवल्स आपकी बॉडी में है तो इंसुलिन रिलीज होगी, ठीक है जी। तो और इंसुलिन के बेसल इंसुलिन लेवल्स जो है 5 to 15 है, एंड पीक लेवल्स जो है 60 to 90 तक भी आ सकते हैं ड्यूरिंग मील्स, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद कुछ इंसुलिन के रोल्स हैं, ये कि इनहिबिट करती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को एंड कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज, ठीक है जी। इसके अलावा क्या इंक्रीज प्रोटीन सेंसेस, राइबोसोमल प्रोटीन सेंसेस को इंक्रीज करती है, conversion of inhibits the conversion of amino acids and fatty acids to keto acids, ठीक है जी। promotes glucose storage as glycogen, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करती है, इंक्रीज ग्लाइकोजन सेंसेस एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास इंसुलिन का कुछ रूल। अब जो पैथोफिजियोलॉजी उसमें ये है कि when there is an IV इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एक IV इंजेक्शन इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया था ग्लूकोज का, तो एक बाई फिजिक रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन टू फिजिक, एक इनिशियल रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का दैट इज रैपिड, ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है। और इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, एंड इट्स ओनली फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद आफ्टर दैट जो रिस्पॉन्स रिलीज होता है दैट इज आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो होता है हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंसुलिन है तो उसकी वजह से, एंड सेकेंड वन डेवलप होता है ड्यू टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, ठीक है जी। सो इंसुलिन क्या करती है कि वो पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होती हैं, एंड आफ्टर देम बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेंक्रियाज। आफ्टर जब पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं तो उसके बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, वहाँ पर जाके क्या होता है कि लिवर इंसुलिन को डिग्रेड करता है, और उनमें से जो 50% होती है ना दैट रीचेज अवर पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है। सो इंसुलिन की जो रिलीज का रेट है दैट इज 1 यूनिट पर आवर, ठीक है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो इंसुलिन जो है उसके लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद क्या है कि जब इंसुलिन जो होती है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ करती है तो देयर इज सेट ऑफ चेन ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एक चेन ऑफ मैसेंजर स्टार्ट हो जाती है, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस फॉर ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट,
डायबिटीज, ठीक है। लेकिन हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया सारा इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन किस रिस्पॉन्स में रिलीज होती है, किस तरह रिलीज होती है। एंड आफ्टर दैट ये है कि चूँकि फर्स्ट जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हेपेटिक जेनोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द व्हेन द इंक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, ठीक है जी। तो जब लिवर में जो है देयर इज हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन तो इन सब चीज़ों को इनहिबिट कर रहा होता है ना, लेकिन जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होते हैं उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है विद इंक्रीज इन द हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। और इसमें और भी रीजंस हो सकते हैं, रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी इन्फेक्शन के केस में मिल सकती है एंड इन केस ऑफ रिलीज लाइक ग्लूकागोन हार्मोन के केस में कॉर्टिसोल की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि हेपेटिक ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आ जाती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है ना वो ओवर द पीरियड डेवलप होती है, ठीक है। मतलब इंसुलिन डेफिशिएंसी जो होती है वो ओवर द पीरियड जो है वो होती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया होता है दैट इज इंसुलिन प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल हो जाएगा। सो व्हेन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि बीटा सेल्स जो होते हैं दे बिकम नॉन फंक्शनल एंड इंसुलिन लेवल्स बिकम डेफिशिएंट, और क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि टाइप 2 में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो क्या होता है कि बीटा सेल्स जो होते हैं दे बिकम नॉन फंक्शनल और इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया आता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज अकर्स जब डायबिटीज डेवलप होती है, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। तो टाइप 2 जो है ना दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद सिंड्रोम्स, मतलब इसमें जो है जैसे पता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इसमें और अंडरलाइंग डिजीजेस की वजह से होता है, लाइक हाइपरटेंशन की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होती है। ये एक पैथोफिजियोलॉजी है कि बट हैपन्स इन केस ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी। सो बेसिकली इसमें यह है कि जब इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि जब इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। जब हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होता है तो इन केस जो है वो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो मैंने जैसा पहले बताया था कि बॉडी जो है वो ग्लूकोज को एक्सक्रीट करती है थ्रू किडनी। तो क्या होता है कि उसमें जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होती है और उस ऑस्मोटिक डाययूरेसिस की वजह से जो है वो पेशेंट्स में यूजली डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम एक तरह से एक हाइपर जो है वो ग्लाइसीमिक हाइपर स्मॉलर ग्लाइसीमिक स्टेट भी है, ठीक है। दूसरा फिर ये होता है कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो लिपोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लिपोलाइसिस क्या होता है कि फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है, और कीटोजेनेसिस, कीटो एसिड बनना चाहते हैं और एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। फैटी एसिड्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और कीटोजेनेसिस, ठीक है, तो ये एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो है वो प्रोटीलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। नहीं तो ये हो गई बेसिकली हमारे पास कि व्हाट हैपेंस इन दैट केस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। इसमें जो है हमारे पास जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसमें जो है वो एक टेस्ट किया जाता है HbA1c टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट जो है वो आपकी एक तरह से ग्लूकोज की हिस्ट्री बताता है, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स की हिस्ट्री आपको बता देता है कि आपकी ग्लूकोज के आपकी बॉडी ने किस के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स किस तरह से थे, ठीक है, उनकी जो है वो एक तरह से आपको एक हिस्ट्री बता देता है, ठीक है। तो उसमें जब आप हम ये टेस्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि आपकी ग्लूकोज की हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, कि इतने ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो कितनी किस रेंज में है, ठीक है। तो इसकी कुछ हमने परसेंटेजेस वैल्यू करने के लाइक 4.5 से 6.5% जो होती है दैट इज कंसिडर्ड गुड। अगर उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो ज़्यादा। यूरिन ग्लूकोज लेवल्स में ये किए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कीटोन बॉडीज़ के लिए किया जाता है एंड प्लाज्मा एंड सीरम ग्लूकोज लेवल्स चेक किए जाते हैं। ओरल ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एंड सीरम फ्रुक्टोसामीन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो हैं वो कब किए जाते हैं, इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। तो
ये हो गया हमारे पास ये। इसके अलावा क्या है कि हाँ, इसके बाद आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब एक ट्रीटमेंट टाइप 1 का ट्रीटमेंट तो ये है कि एक्सोजिनस इंसुलिन पेशेंट को दी जाए, लेकिन जो है वो टाइप 2 का हम कैसे ट्रीट करते हैं। टाइप 2 इज ट्रीटेड बाय, टाइप 2 को हम कैसे ट्रीट करते हैं विद ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो इसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कुछ जो है वो जनरल मैनेजमेंट, देन देयर स्पेसिफिक मैनेजमेंट एंड देन देयर डाइट एंड एक्सरसाइज। सो पहले देख लेते हैं जनरल मैनेजमेंट क्या है। जनरल मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि इंक्रीज डाइट को इंक्रीज किया जाता है, देयर इज डाइट एडजस्टमेंट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को जो है वो लिमिट कर देते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज एंड वॉक एंड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो पेशेंट को बताई जाती हैं, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस बेसिकली, ठीक है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में ये है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, और अगर पेशेंट है वो इंसुलिन डेफिशिएंट है या उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन थेरेपी भी जो है वो दी जाती है, ठीक है जी। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है, हाँ, इसमें और इसके अलावा फिर आ जाता है हमारे पास डाइट एंड एक्सरसाइज। इसमें भी है कि वेल बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के इंटेक को जो है वो जो है वो लिमिट किया जाता है, ठीक है। एंड मोनोसेचुरेटेड फैट्स वगैरह को यूज़ करने के लिए पेशेंट को आ जाता है, लाइक ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ठीक है, इस तरह की। फिर आ जाते हैं हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज सल्फोनाइल यूरियाज। जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं ये क्या करते हैं कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स। इसमें आ जाती हैं टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और ग्लिपेसाइड, ठीक है। इनकी डोजेस इस तरह से बताई हुई है, ठीक है, 500 मिलीग्राम, ये 0.5 से 2, ठीक है। तो ये सल्फोनाइल यूरियाज। और कुछ पेशेंट्स को मैग्लेनेटाइड एनालॉग्स, ये भी क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो है वो डेली बिफोर मील्स दी जाती हैं, ठीक है। बाइगोनाइड्स एक क्लास है, बेसिकली क्या करते हैं कि लोअर करते हैं ग्लूकोज लेवल्स को बाय देयर एक्शंस ऑन द ग्लूको लिवर मसल एंड एडिपोज टिश्यूज पे, ठीक है। मेटफॉर्मिन मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है वो मेटफॉर्मिन ही प्रोवाइड दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो 1 टैबलेट दी जाती है विद 3 to 4 मील्स डेली। फिर हमारे पास अगली क्लास आती है थाइज़ोलिडीन डायोन्स की। इसमें रोज़िक्लेटाज़ोन यूज़ की जाती है और इसको मोस्टली सल्फोनाइल यूरियाज और मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। फिर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जी क्या करते हैं, ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो गट में होता है उसको इनहिबिट करते हैं, जो कि डाइजेस्ट करता है डाइट्री स्टार्च एंड सुक्रोज को, ठीक है जी। तो ये हो जाती है हमारे पास। और इसमें आ जाते हैं ए कार्बोज, ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। फिर आ जाते हैं एक्जेनेटाइड वगैरह, ठीक है, ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वगैरह। फिर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रमिलिनेटाइड, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास सारे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। फिर आ जाती है इंसुलिन थेरेपी। बेसिकली इंसुलिन थेरेपी क्या है कि इसमें जो है वो इंसुलिन जो है वो डिफरेंट फॉर्म से, इंसुलिन की डिफरेंट प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। लाइक इसमें एक होती है हमारे पास रैपिड एक्टिंग, ठीक है, इसको इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार, इंसुलिन ग्लूसिन। फिर आ जाती है शॉर्ट एक्टिंग, इसमें रेगुलर इंसुलिन आ जाती है, ठीक है। लिली नोवो नॉर्डिक्स जो है ये इनकी। इसके अलावा इंटरमीडिएट आ जाती हैं, प्री मिक्स्ड इंसुलिन हैं, लॉन्ग एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन एनालॉग्स हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो इंसुलिन की जो है वो इनके डिफरेंट जो है वो ऑनसेट ऑफ एक्शन, द पीक एक्शंस और इनकी ड्यूरेशन डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन लिस्प्रो की जो है वो ऑनसेट जो है वो विद इन 15 मिनट्स जो है वो उसका ड्रग एक्शन होता है, और जिसके पीक फैक्टर्स हैं वो रिलीज होते हैं 1 to 1.5 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे में। इफेक्टिव ड्यूरेशन 3 to 4 आवर्स तक ये इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर ह्यूमन रेगुलर देखा जाए तो विद इन 1 आवर इसका ऑनसेट होता है, और जो पीक एक्शन जो है पीक ब्लड लेवल्स अचीव होते हैं दैट इज विद इन 2 आवर्स। उसके बाद ह्यूमन एनपीएच, और इसमें यह है कि ये 2 to 4 आवर्स इसका ऑनसेट है, और 6 to 7 आवर्स तक इसके पीक लेवल्स। इंसुलिन ग्लाइडिन दिस इज अप टू 1 आवर तक आ जाते हैं, और इसका इफेक्टिव ड्यूरेशन 24 आवर्स मतलब 1 डे तक रहता है। और इंसुलिन डेटिमर जैसे ये भी 1 आवर तक, और
इसके अलावा जो है वो 17 आवर्स तक, मैक्सिमम 17 आवर्स तक ये वर्क करती है, इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इसी तरह ये सारी जो है इंसुलिन से हमारे पास, ठीक है, ये टेक्नोस्फेयर इनहेल्ड इंसुलिन, ये 5 to 15 मिनट्स 1 आवर से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये प्रेस्क्राइब की जाती है। ठीक है, उसके अलावा कि कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाते हैं, पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, समटाइम्स देयर इज जीआईटी डिस्टर्बेंस, फ्लशिंग, हेडेक वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब ये कुछ बताया हुआ है कि ये तो होगी सारी जो है वो डायबिटीज़ के बारे में सब चीज़ें। ठीक है, कि कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जो है पैथोफिजियोलॉजी आई होप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें ये सारा अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, एक बार आप इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को समझें और उसके बाद जो है वो इसकी पैथोफिजियोलॉजी को तो समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो कीटोसिस एसिडोसिस वगैरह डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा नहीं, ये आ जाती है इसकी केस स्टडी। सो बेसिकली केस स्टडी क्या है कि मिस्टर एक्स इज अ 55-year-old मैन। ठीक है, वो उसकी एक केस हिस्ट्री आपको बताई हुई है। ठीक है, कि ही स्मोक्स 10 cigarettes a day एंड स्मोकिंग फॉर मोर देन 30 years। ठीक है, इसमें से केस स्टडी में से पहले हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि 55-year-old, एक तो एज हमने माइंड में रखनी है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एज मैटर्स, एज से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस पेशेंट को कौन सी डायबिटीज़ है। ठीक है, 10 cigarettes स्मोक्स, 10 cigarettes a day। ठीक है, एंड ही इज प्रिस्क्राइब विद मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब इट मीन्स कि इज अ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। मेटफॉर्मिन जो है वो दी जा रही है। ठीक है, उसको, और इसके अलावा हाँ, पेशेंट को जो है वो मेटफॉर्मिन जो है वो हम दे रहे हैं 1 ग्राम ट्वाइस डेली। ग्लिकिसाइड दी जा रही है 160 mg। ठीक है, पायोग्लाइटाजोन 30 mg वंस डेली। ये 3 ड्रग्स जो है वो पेशेंट को दी जा रही है। ठीक है, हिज डॉक्टर स्टार्टेड पायोग्लाइटाजोन 4 months ago बिकॉज हिज ब्लड ग्लूकोज वर नॉट वेल कंट्रोल। ठीक है, पायोग्लाइटाजोन क्यों स्टार्ट की गई है, क्योंकि उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो थे वो नॉर्मल नहीं हो रहे थे या विद इन रेंज नहीं आ रहे थे, तो इसलिए डॉक्टर ने इसको क्या जो है वो ग्लाइडाजोन भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उसका जो BMI है दैट इज 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स एंड हिज रीसेंट HbA1c वाज 82 मिलीमोल पर मोल। ठीक है, ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको क्या किया गया है कि he was admitted to the he is waiting for a cardiac echo to confirm the suspected cardiac failure। ठीक है जी, तो हॉस्पिटल्स को क्यों एडमिट किया गया, बिकॉज उसकी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के उसको कोई कार्डिक डिजीज ना हो, तो उसके लिए उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चनिंग है वो बेसिकली एक तो ये बताया गया कि पेशेंट जो है वो टाइप 2 है। ठीक है, ये वो ड्रग्स ले रहा है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, ग्लिकिसाइड ले रहा है, और डॉक्टर ने एक और ड्रग भी ऐड की। ठीक है, और उसकी जो HbA1c है ये दैट इज 82। ठीक है, अब आपको ये बताना चाहिए कि इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी जो है वो HbA1c की। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के नेक्स्ट थेराप्यूटिक क्या दी जाए पेशेंट को कि उसकी जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो कंट्रोल हों। ठीक है जी, तो इस पेशेंट के केस में मेडिकेशन क्या प्रेस्क्राइब करनी चाहिए मिस्टर एक्स को, एडिशनल इन्फो विच मेडिसिन विल बी अप्रोप्रिएट एंड एनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अच्छा जी, तो इसमें बेसिकली ये है कि जो पेशेंट है अब हमने देखना है कि उसको और थेरेपी क्या दी जाती है। अब देखें मेटफॉर्मिन वो ले रहा है। ठीक है, अगर हम बैक टू अपने ड्रग्स को देखें तो पेशेंट जो है वो ड्रग ले रहा है पायोग्लाइटाजोन ले रहा है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, ग्लिकिसाइड ले रहा है, तो हम पेशेंट को ये कह सकते हैं कि वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को ट्राई करें। ठीक है, हम उसको वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसको जो है वो इंसुलिन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरफ उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स एक्सिनेटाइड वगैरह ये हम उसको जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इन ड्रग्स के साथ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसके अलावा ये है कि मेडिकेशन फॉर मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये मेडिकेशन यही है कि हम उसको कुछ और ड्रग्स जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर हम देखा जाए तो पायोग्लाइटाजोन जो है वो
जो है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट या कार्डिक पेशेंट्स को जो है उनकी कंडीशन को वर्स करती है। सो हमें पायोग्लाइटोसोन को स्टॉप कर देना चाहिए, और जो दूसरी मेडिकेशन हमने डिस्कस की हैं लाइक सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, इनको, और इसके अलावा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वगैरह एक्जिनेटाइड वगैरह को रिकमेंड करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट विच मेडिकेशन इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये है कि पेशेंट के जो है वो कुछ टेस्ट किए जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी पेशेंट हिस्ट्री से ये लगा कि ही इज को उसको और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, ठीक है, मतलब और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज भी इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली हमें उनको देखते हुए पेशेंट को मेडिकेशन रिकमेंड करनी चाहिए, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि एक तो ये है कि ही इज ओबीस, ओवरवेट, ठीक है, तो उसको वेट रिडक्शन करनी चाहिए, एंड ही शुड डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज, वॉक, ठीक है, ताकि जो है उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रहे, ठीक है जी। So this was all about diabetes. I hope you you have learned a lot through this lecture, and thank you so much for listening to the lecture, and do not forget to like, subscribe and share my channel.